हेलो एवरीवन, दिस इज सोमेश। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है एक नए वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन टेंशन के ऊपर। अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी ये रशिया यूक्रेन की टेंशन चल रही है, और अभी भी बातचीत चल रही है कैसे इस मैटर को सुलझा लिया जाए बातचीत के थ्रू, कैसे इन्वेजन को रोक दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा इकोनॉमी लॉस, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है अगर इसको नहीं रोका गया तो। ठीक है, आज हम बात करेंगे कैसे इकोनॉमी रही है और कैसी हिस्ट्री रही है यूक्रेन की। आज हम बात करेंगे कि क्या जो है, क्यों रशिया इन्वेट कर रहा है। आज हम बात करेंगे क्यों यूएस और यूके इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आज ये भी बात करेंगे कि इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है इस पूरे मैटर का। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन की हिस्ट्री पे। यूक्रेन की हिस्ट्री समझ लीजिए ऐसी रही है कि ये सोवियत यूनियन का पार्ट रहा है। सोवियत यूनियन में रशिया का सबसे बड़ा डोमिनेंस हमेशा से था। इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि यूक्रेन के ऊपर भी रशिया का डोमिनेंस हमेशा से है, आज भी वो करती है और उसको हमेशा से अपना ही पार्ट समझती है ये। अब 1990 में यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हो जाती है। वो बेसिकली अपने लिए खुद की पॉलिसी बनाना चाहती है एज इन सोवरेन कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, और उसी समय पे अपने लिए फॉरेन पॉलिसी भी बनाती है कि उसको वेस्टर्न यूनियन, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड्स एग्रीमेंट में जाना है, या नाटो के साथ अपने रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना है एज ए मिलिट्री अलायंस। यही बात जो है रशिया को नहीं समझ में आती है। बीइंग अ सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुकी है जो कंट्री इतने लंबे समय तक, जिसका रशिया ने हमेशा से डोमिनेंस दिखाया है जिस कंट्री पे, वो अगर वेस्टर्न के साथ अपने मिलिट्री अलायंस सेटअप करेगी तो स्ट्रैटेजिकली रशिया को इससे बैकफुट पे जाना पड़ेगा। यही कारण है कि बार बार एक टेंशन क्रिएट की जा रही है पिछले लंबे समय से यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन की जो जनता है वो रशिया से अपने रिलेशंस नहीं बिल्डअप करना चाहती है, वो वेस्ट की तरफ ही, या जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो उसी की तरफ बिल्ड कर रही है, और जो गवर्नेंस है वो भी जो है वो नाटो के साथ अपने रिलेशंस बनाना चाहती है। नाटो पे बात करेंगे, सबसे पहले इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन यूरोप की सबसे पुअरेस्ट कंट्री है, वीक इकोनॉमी है वहाँ की, और जो ये भी समझिए कि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है, 1500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है रशिया के साथ। वो बॉर्डर स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के एक्सपेंशन को रोकने के लिए। ठीक है, वेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि रशिया यूक्रेन के पास नेवल पोर्ट्स हैं क्रीमिया के अंदर। क्रीमिया एक सदर्न यूक्रेन का पार्ट है। नेवल पोर्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो नेवल पोर्ट्स हैं, बिकॉज यहाँ से गुड्स मूवमेंट होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। और एक रशिया को ओपन एरिया दे देता है जो क्रीमिया है, सदर्न कोस्टल रीजन है बेसिकली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर गैस और पावर सप्लाई होता है वो यूक्रेन के थ्रू होकर जाता है। यूक्रेन के थ्रू एक ट्रांजिटरी पॉइंट है, उसके ही थ्रू होकर के जाता है, तो ये भी एक एडवांटेज है। दूसरी बात एक और समझते हैं यहाँ पे कि जो पावर है, यूरेनियम का बहुत बड़ा सोर्स है, टॉप 10 सोर्सेज में से यूरेनियम का यूक्रेन है, और इसके पास 15 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जो 50% इलेक्ट्रिसिटी यूक्रेन की ये प्रोवाइड करते हैं, पावर रिएक्टर्स। अगर इसको कन्वर्ट कर दें न्यूक्लियर वेपन में तो भी एक इम्पॉर्टेंट जगह बन जाती है। ठीक है, तो हमने पोर्ट की बात कर ली, हमने ट्रांजिटरी पॉइंट की बात कर ली, हमने बेसिकली पावर रिएक्टर्स की बात कर ली। एक अच्छा मार्केट भी है यहाँ पे यूरोपियन गुड्स का और रशियन गुड्स का। तो ओवरऑल ये सब, एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा है यूक्रेन, एग्रीकल्चर लैंड इसकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ सब ये हो गई इसकी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर भी यूरोप की सबसे वीक इकोनॉमी है इसकी, पोवर्टी, करप्शन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन का जो इंटरेस्ट है वो मोस्टली वेस्ट की तरफ ही है। ठीक है, ये हो गई इकोनॉमी। अब बात करते हैं नाटो पे। नाटो एक एजेंसी है बेसिकली, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएस, फ्रांस, यूके का स्टार्टिंग में एक अलायंस था, मिलिट्री अलायंस था। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद में एक मिलिट्री अलायंस सेटअप किया यूरोप ने, सो दैट कि वो यूएस को यहाँ पे लाके सेट कर सके। इसके अगेंस्ट में जर्मनी और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में ये बनाया गया था, सो दैट कि इनके इन्वेजन को रोका जा सके। आज सोवियत यूनियन 1990 के बाद से तो नहीं है, लेकिन नाटो के साथ बहुत सारी कंट्रीज जुड़ चुकी हैं। नाटो ने अपना पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट बेस है वो काफ़ी ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी बना लिया है,
और यूक्रेन के साथ अगर नाटो जुड़ जाता है तो एक पूरी वेस्टर्न वॉल क्रिएट हो जाएगी जो रिस्ट्रिक्ट करेगी रशिया के एक्सपेंशन में, और एक फेंसिंग क्रिएट हो जाएगी चारों तरफ से, जिसमें जापान और साउथ कोरिया दूसरी तरफ है, और एक रशिया का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं हो सकता। या एक तरीके से समझ लीजिए कि एक हमेशा इनस्टेबिलिटी एक गवर्नेंस में, इकोनॉमी में क्रिएट हो सकती है रशिया की, जो आज रशिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन के साथ। क्यों? क्योंकि यूक्रेन बीइंग अ सोवियत यूनियन शुड नॉट अडॉप्ट नाटो के साथ रिलेशंस, नॉट स्टैब्लिश नाटो के साथ या वेस्टर्न के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स। दैट इज़ व्हाट ये नहीं चाहता है रशिया कि ये हो। इससे रशिया को बैकफुट पे जाना पड़ता है। रशिया के लिए अपने लिए एक तरीके से थ्रेट रशिया देख रहा है। इकोनॉमिकली तो ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो बॉर्डर एरिया है, बेसिकली बीच में पड़ता है। एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ यूरोप है, नीचे की तरफ क्रीमिया है सदन में, और ऊपर बेलारूस है। क्रीमिया को 2014 में जब बहुत ज़्यादा क्लोजनेस यूक्रेन ने दिखाई थी ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू, उस टाइम के बाद ही 2014 में एक इन्वेजन ऑलरेडी कर चुकी है एक छोटे से पार्ट पे, जो कि क्रीमिया है। क्रीमिया पे ऑलरेडी इन्वेजन किया है रशिया ने। उस समय भी सैंक्शंस मतलब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इनको लगा था यूएस यूके की तरफ से, और उस टाइम पे इसको बेसिकली क्रीमिया, जो स्ट्रेटजिकली मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नेवल पोर्ट्स और हेडक्वार्टर है और एक ओपन एरिया देता है रशिया को, तो उसको उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था। और धीरे धीरे उसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती गई है। उसके बाद से ही इन्होंने कुछ शिप्स भी बेसिकली रोक दिए थे रशिया ने इनके, और ये सारे इंसिडेंट्स जो है बेसिकली जो हेट्रेड है वो रशिया के लिए बढ़ा दिया है यूक्रेन के अंदर, और बहुत ज़्यादा वेस्ट की तरफ या रिलेशनशिप बिल्ड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। वही चीज़ नहीं चाह रही है रशिया की। जैसे जैसे वो रिलेशन बढ़ेंगे, रशिया हर बार जो वेस्टर्न, चाहे फ्रांस हो उसके साथ जो मीटिंग हो रही है, या फिर जो यूएस के साथ मीटिंग हो रही है, उसमें बार बार एक ही चीज़ रशिया बोलती है कि उसको नाटो के साथ रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश करने, उसको ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं इस्टेब्लिश करने, जो कि बेसिकली यूक्रेन नहीं चाहता है, और यही चीज़ बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यूक्रेन, रशिया एज इन सोवियत यूनियन यूक्रेन को चाहती है कि वो इस सेटअप में ना जाए, वो नाटो के साथ रिलेशन ना इस्टेब्लिश करे, कोई भी मिलिट्री अलायंस यूक्रेन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो वो ये समझती है कि ये ज़्यादा बेटर है कि वो खुद ही इन्वेड करके पूरा एरिया कैप्चर कर ले। बार बार यूएस की तरफ से और यूरोप की तरफ से एक यूके की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि वो सैंक्शंस लाएंगे, थ्रेट्स दिया जा रहा है रशिया को, लगा सकते हैं। उसका इम्पैक्ट रशिया जानता होगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर वो फुल इन्वेजन करता है। तो उसके लिए इकोनॉमिकली, वैसे तो वो सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है रशिया, उसके पास ऑलरेडी वो ईस्टर्न यूरोप को 75% पेट्रोल और ऑयल का सप्लाई खुद रशिया करता है। रशिया खुद बहुत सारी कंट्री को एक्सपोर्ट और ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश है। तो सैंक्शंस लगाने से सिर्फ रशिया को ही इम्पैक्ट होगा, यूएस और यूके को भी हो सकता है, उन कंट्रीज़ को भी फेस करना पड़ेगा। तो सैंक्शंस हो सकते हैं अगर रशिया को लगा कि यूक्रेन नहीं मान रहा है या यूक्रेन इस्टेब्लिश कर रहा है अपना रिलेशन, तो हो सकता है रशिया खुद ही इन्वेड कर दे। और उस इन्वेजन से अगर उसको सैंक्शंस लगेगा तो ये खुद ही वो समझता होगा कि उस सैंक्शंस के लिए वो सेल्फ सफिशिएंट इतना है कि उसको सैंक्शंस का प्रेशर नहीं है। क्योंकि अगर वो 2014 में ये चीज़ कर चुका है तो वो अभी भी कर सकता है, हाईली पॉसिबल है, ये चांसेस इसके बनते हैं। करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हो सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट तो है ही है, सैंक्शंस के थ्रू हो सकता है वॉर लाइक सिचुएशन भी आ जाए और नुकसान काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज़ को नुकसान हो सकता है। ठीक है, सिर्फ अभी कोशिश ये की जा रही है कि डिसस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, अनस्टेबिलिटी की क्रिएट की जाए, और वो पिछले लास्ट 3 दशक से क्रिएट की जा रही है, लास्ट 3 डेकेड से क्रिएट हो रही है विद इन यूक्रेन, जो डिफरेंट तरीके से उसको ट्रूप सेटअप किया हुआ है तीनों तरफ से, क्रीमिया से लेकर के बेलारूस तक पूरा जो ट्रूप्स लगा रखे हैं कि कैसे भी करके, जैसे ही अगर कुछ अगर नहीं मानते हैं तो उसको उस तरीके से कैप्चर किया जाए।
ओवरऑल ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा कुछ फुल इन्वेजन होता है, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ रशिया भी समझती है, और अगर होता है तो उसके बाद अगर कोई वॉर बनती है तो उस वॉर की वजह से इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। सबसे पहले सप्लाई कट होगी, सप्लाई कट होती है अगर ऑयल की तो सबसे पहले प्राइसेस ऑयल के बढ़ेंगे। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से डे टू डे एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट आएगा, कमोडिटीज़ प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की वजह से बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, बोरिंग कॉस्ट की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो जाएगी। ये पूरा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस इन्वेजन की वजह से, जो मुझे लगता है नहीं होगा, बातचीत से मैटर को सुलझा लिया जाएगा। और अगर होता भी है तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो सभी देशों को देखने पड़ेंगे, स्पेशली जो इसमें अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।